दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में 1991 में स्टार्ट हुए थे, उन्हें अब 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इन पर इंडियन और फॉरेन इकोनॉमिस्ट ने कई फेमस बुक्स लिखी हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, अभी भी समझ नहीं पाते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में कम करती है और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस देती है। इसको समझने के लिए रिफॉर्म्स को एक ऐसे शिफ्ट की तरह समझना यूजफुल है जहां एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को छोड़कर दूसरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। अलग अलग कंट्रीज ने अपने एक्सपीरियंसेस, आइडियोलॉजीज और ट्रायल एंड एरर लर्निंग के बेसिस पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो की हैं। सोवियत यूनियन के राइज से पहले ज्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज कैपिटलिज्म फॉलो करती थीं, जिसमें फ्री मार्केट्स और प्राइवेट बिजनेस को एनकरेज किया जाता था। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने प्लानिंग मॉडल अडॉप्ट किया और बाद में ईस्टर्न यूरोप और चाइना ने भी, तो बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस हो गए। उन्हें लगता था कि मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन डोमिनेशन का जरिया बन सकती हैं। इसीलिए उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, प्लानिंग और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। लेकिन 1970s तक ये क्लियर हो गया था कि प्लान्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी स्लो ग्रोथ और स्टैग्नेशन का शिकार हो रही थीं। इन फेलियर्स ने एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया। 1980s के शुरुआत तक बहुत सारे कंट्रीज एक ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट करने लगे जो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम देती थी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम। आइडिया बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमीज की प्रॉब्लम सामने आने के बाद ये अप्रोच फिर से पॉपुलर हो गई। कंट्रीज को प्राइवेटाइज करने, लिबरलाइज करने और गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस करने की एडवाइस दी जाने लगी। ये सजेशंस मेनली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी जैसे इंस्टीट्यूशन से आते थे। इसीलिए इस अप्रोच को वॉशिंगटन कंसेंसस बोला गया। 1980s में ये ग्लोबल ट्रेंड बन गया। इसने ओपननेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्ट्रांग मार्केट ओरिएंटेशन प्रमोट की। क्रिटिक्स ने इसे नेकेड कैपिटलिज्म या न्यू एज इंपीरियलिज्म भी कहा, पर फिर भी ये अर्लियर स्ट्रैटेजी से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता दिखा और धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन मार्केट बेस्ड पॉलिसीज के फेवर में शिफ्ट होने लगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी पीरियड में ईस्ट एशियन कंट्रीज रिमार्केबल सक्सेस दिखा रही थीं। उनकी इकोनॉमीज रैपिड ग्रोथ कर रही थीं, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही थी, एजुकेशन और हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहे थे और ओवरऑल डेवलपमेंट इंप्रेसिव था। वॉशिंगटन कंसेंसस को ब्लाइंडली फॉलो करने वाली इकोनॉमी से काफ़ी बेटर। उनका मॉडल ना तो एक्सट्रीम स्टेट कंट्रोल था, ना ही एक्सट्रीम मार्केट फ्रीडम, बल्कि एक बैलेंस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी जहां गवर्नमेंट और मार्केट्स दोनों सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल रोल प्ले करते थे। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाता था, पर गवर्नमेंट गाइडेंस और रेगुलेशन भी मेंटेन होती थी। इसी वजह से उनका मॉडल यूनिक और हाईली इफेक्टिव बन गया। 1990s के मिड तक ये क्लियर हो चुका था कि ना फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी परफेक्ट डेवलपमेंट पाथ रिप्रेजेंट करती है और ना ही फुल्ली मार्केट ओरिएंटेड वॉशिंगटन कंसेंसस। इसी टाइम एक नई वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई डब्ल्यूटीओ के अंडर। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड ओपन हुआ, प्लानिंग और मार्केट रिफॉर्म्स फॉलो करने वाली कंट्रीज दोनों के सामने एक चैलेंज था, कैसे इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रहें और डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मैनेज करें। हर कंट्री ने इस बैलेंस को अलग तरीके से हैंडल किया और रिजल्ट्स भी मिक्स्ड आए। इंडिया में गवर्नमेंट्स को लोगों को ये कन्विंस करने में दिक्कत होती रही कि रिफॉर्म्स नेसेसरी और बेनिफिशियल हैं। 1991 से वोटर्स अक्सर प्रो रिफॉर्म गवर्नमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते रहे। रिफॉर्म्स विद द ह्यूमन फेस जैसी आइडियाज भी मासेस से कनेक्ट नहीं हुई। आज भी बहुत लोगों को लगता है कि रिफॉर्म्स सिर्फ रिच को बेनिफिट करते हैं, पर होप यही है कि एक दिन लोग समझेंगे कि रिफॉर्म्स सबके फायदे के लिए ही होते हैं। इंडिया ने फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 23 जुलाई 1991 को स्टार्ट किए, एक सीवियर फिस्कल और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के कारण। 1980s में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के कुछ स्मॉल स्टेप्स लिए थे, लेकिन ये रिफॉर्म्स लिमिटेड थे। बड़े चेंजेस अर्ली 1990s में आए, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बाद में एग्रीकल्चर तक कवर करते हुए। 1980s के रिफॉर्म्स जो वॉशिंगटन कंसेंसस से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने एक्सटर्नल बोरोइंग बढ़ा दी थी और कॉस्टली इंपोर्ट्स को एनकरेज किया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट करने के लिए। ग्रोथ थोड़ी देर के लिए बढ़ी, पर उससे हैवी फॉरेन डेट भी क्रिएट हो गया था, जो 1991 क्राइसिस का एक मेजर रीजन बना। क्राइसिस फर्स्ट गल्फ वॉर से और वर्सन हो गया, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स तेजी से ड्रेन हो गए। साथ ही गल्फ में इंडियन वर्कर्स के रेमिटेंसेस भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के चलते काफ़ी कम हो गए थे।
हाई फॉरेन डेट और 8% जीडीपी से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट को लेकर सिचुएशन अनमैनेजेबल हो गई। उस टाइम की माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने बोल्ड डिसीजन लिया रिफॉर्म स्टार्ट करने का, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस ग्रुप्स, एक्सपर्ट्स, मीडिया और पब्लिक सभी 1990s भर इस मूव को क्रिटिसाइज करते रहे। टाइम के साथ रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स विजिबल होने लगे और क्रिटिसिज्म कम होता गया, पर परसेप्शन अभी भी है कि रिफॉर्म्स रिच को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बेनिफिट्स मासेस तक जल्दी नहीं पहुंचते। इंडिया को डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ की जरूरत है, जहां ग्रोथ सबके इनकम और अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करे। बहुत सारे कंट्रीज रिफॉर्म्स वॉलंटरली अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इंडिया ने ये काम कंपल्शन में किया, आईएमएफ असिस्टेंस लेने के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू। आईएमएफ असिस्टेंस के साथ सेवरल कंडीशंस थीं जिन्हें कंप्लीट करना जरूरी था। क्रिटिक्स ने कहा कि रिफॉर्म्स आईएमएफ ने डिक्टेट किए थे, इंडिया ने डिजाइन नहीं। पर सच ये था कि इंडियन एक्सपर्ट्स 1970s और 1980s से ही सिमिलर रिफॉर्म्स की एडवाइस देते आ रहे थे। रियल इशू थी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी। पब्लिक को ये समझाना कि पब्लिक सेक्टर कंपनी सेल करना या सब्सिडीज कट करना जरूरी है, स्पेशली एक ऐसी कंट्री में जहां पीएसयूज नेशनल सिंबल्स जैसे ट्रीट होते हैं। इमोशनल पॉलिटिक्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, कास्ट और रिलीजन जैसे इश्यूज ने इकोनॉमिक रीजनिंग को कम्युनिकेट करना मुश्किल बना दिया। इसी वजह से रिफॉर्म्स को पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं मिल पाया। आईएमएफ के कंडीशंस में रुपी को 22% डीवैल्यू करना, इंपोर्ट टैरिफ्स को 130% से 30% तक ड्रास्टिकली रिड्यूस करना, एक्साइज ड्यूटीज इंक्रीज करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एनुअली 10% कट करना और फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करना शामिल था। इंडिया ने ये चेंजेस कंप्लीट किए, आईएमएफ को टाइम से रिपे किया और रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखे, सिर्फ प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि इस बिलीफ की वजह से कि फ्यूचर क्राइसिस अवॉइड करने के लिए रिफॉर्म्स एसेंशियल थे। ओवरऑल रिफॉर्म प्रोग्राम दो मेन कंपोनेंट्स पर बेस्ड था। पहला था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जिसका एम इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड बढ़ाना था, फिस्कल कंट्रोल, प्राइस स्टेबिलिटी और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करके। दूसरा कंपोनेंट था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसका एम गुड्स और सर्विसेज की ओवरऑल सप्लाई इंक्रीज करना था, इकोनॉमी को फ्री करके, प्रोडक्शन को एनकरेज करके और इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट बनाकर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अक्सर रिच को फेवर करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, लेकिन बिना हायर प्रोडक्शन और इनकम के इकोनॉमी परचेसिंग पावर क्रिएट नहीं कर सकती। ग्रोथ लोगों तक धीरे पहुंचती है और इसी टाइम लैग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इन समरी, इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन थे जो कंपल्शन में स्टार्ट हुए पर चॉइस से कंटिन्यू रहे। क्रिटिसिज्म के बावजूद रिफॉर्म्स ने इंडिया को हायर ग्रोथ अचीव करने, फ्यूचर क्राइसिस अवॉइड करने और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने में हेल्प की। अब चैलेंज ये है कि गेन्स सब तक पहुंच सकें और लोग रिफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म नेशनल प्रोग्रेस के स्टेप्स के रूप में समझ पाएं। इंडिया के केस में पूरा रिफॉर्म प्रोसेस 3 मेजर कंपोनेंट्स के थ्रू समझा जाता है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिन्हें मिलकर एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। ये 3 टर्म्स एक्चुअली बताते हैं कि 1991 में इंडिया ने किस नेचर के रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे। लिबरलाइजेशन बताता है रिफॉर्म्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन बताता है कि ये रिफॉर्म्स कैसे शेप लेंगे। और ग्लोबलाइजेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि रिफॉर्म प्रोसेस का लॉन्ग टर्म फाइनल गोल क्या है। लेकिन इन टर्म्स को प्रॉपरली समझने के लिए ज़रूरी है कि उनका ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअल मीनिंग समझा जाए। लिबरलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म से आता है, जो कई सेंचुरीज तक डेवलप हुआ और 19th सेंचुरी के शुरू तक काफ़ी स्ट्रांग हो गया। फ्यूडलिज्म के कोलैप्स के बाद कैपिटलिस्ट मार्केट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की आइडियाज राइज हुई और लिबरलिज्म पॉपुलर हुआ। इकोनॉमिक्स में लिबरलिज्म थिंकर्स जैसे एडम स्मिथ के थ्रू फेमस हुआ, जिसे यूएसए में फादर ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से जाना गया। लिबरलिज्म ने लेजर्स फेयर का आइडिया सपोर्ट किया, जिसका मतलब है इकोनॉमी में मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इकोनॉमिक्स में लिबरलाइजेशन का मीनिंग भी अपने रूट आइडियोलॉजी जैसा ही है। पॉलिसीज जो मार्केट को सपोर्ट करें, प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज करें और एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल को रिड्यूस करें, उन्हें लिबरलाइजेशन कहा जाता है। लिबरलाइजेशन को एक एग्जाम्पल से और क्लियरली समझा जा सकता है। सोचो यूएसए के अर्ली 20th सेंचुरी को एक एक्सट्रीम की तरह, मोस्ट लिबरल मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और कम्युनिस्ट चाइना को ऑपोजिट एक्सट्रीम की तरह, जहां स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल और वेरी लिमिटेड लिबर्टीज थीं। ये दोनों वर्ल्ड्स के इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट पोल्स हैं। अगर चाइना अमेरिकन साइड की तरफ मूव करे तो इसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है, और अगर अमेरिका चाइनीज साइड की तरफ मूव करे तो इसे इलिबरलाइजेशन कहा जाता है। चाइना 1980s के मिड तक डेमोक्रेटिक नहीं था और ना ही क्लासिक लिबरलिज्म के फीचर्स जैसे इंडिविजुअल लिबर्टी या पॉलिटिकल फ्रीडम वहां मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उसने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस की, उसे लिबरलाइजिंग इकोनॉमी ही माना गया, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट की तरफ थी।
इसका मतलब ये है कि लिबरलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स रिड्यूस होते हैं और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं। इसका ऑपोजिट इलिबरलाइजेशन होता है। टेक्निकली दोनों ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि रिफॉर्म सिर्फ चेंज को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया में ऑलमोस्ट सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टेट कंट्रोल रिड्यूस करने और मार्केट को एनकरेज करने के बारे में ही रहे हैं। इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में लिबरलाइजेशन का यूज स्पेसिफिकली इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल से दूर जाकर मार्केट्स और कैपिटलिस्ट फोर्सेस की तरफ मूव करना। लेकिन इंडिया ब्लाइंडली कैपिटलिज्म अडॉप्ट नहीं करना चाहता। इंडिया का एम स्टेट और मार्केट के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच फाइंड करना है। रिफॉर्म्स मार्केट इकोनॉमी की तरफ पुश करते हैं पर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह हटा नहीं सकते। लॉन्ग रन में एक्सेसिव मार्केट डोमिनेंस पार्लियामेंट्री पावर्स को भी वीकन कर सकता है। इसलिए इंडिया का टारगेट एक बैलेंस मिक्स मेंटेन करना ही है। प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स का सेकंड मेजर कंपोनेंट है। 1980s और 1990s के पीरियड में काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए और यूके न्यू राइट के आइडिया से इंस्पायर्ड पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही थीं। इनका फोकस स्टेट की रोल को इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिड्यूस करना था। स्टेट का रोल बैक डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सर्विसेज में मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करने के थ्रू हुआ। प्राइवेटाइजेशन ओरिजिनली का मतलब था गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स को कंप्लीटली प्राइवेट ऑनर्स को ट्रांसफर कर देना। ये फुल स्केल प्राइवेटाइजेशन 1980s के अर्ली पीरियड में यूके की मार्गारेट हैचर गवर्नमेंट में बोल्ड तरीके से किया और इंटरेस्टिंगली बिना मेजर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आज तक ऐसे 100% प्राइवेटाइजेशन के अटेम्प्ट्स रेयर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को इनवाइट करता है। इंडिया ने तो कभी फुल स्केल प्राइवेटाइजेशन परस्यू ही नहीं किया। वर्ल्ड वाइड एक और वाइडस्प्रेड मीनिंग प्राइवेटाइजेशन का पॉपुलर हुआ जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के गवर्नमेंट शेयर्स का एक हिस्सा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सेल कर देना। जब गवर्नमेंट अपने 51% से कम शेयर सेल करती है, मतलब ऑनरशिप अभी भी स्टेट के पास ही रहता है, तब भी इसे प्राइवेटाइजेशन ही कहा जाता है। और जब 50% से ज़्यादा शेयर सेल होते हैं, मतलब कंट्रोल भी प्राइवेट हैंड्स में चला जाता है, तब भी प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन ही बोला जाता है। इस तरह प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमेशा टोटल ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियल सेल भी प्राइवेटाइजेशन ही माना जाता है। प्राइवेटाइजेशन का एक तीसरा और ब्रॉडर मीनिंग रिफॉर्म्स के पीरियड में डेवलप हुआ। इस सेंस में कोई भी पॉलिसी जो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करे या मार्केट एक्टिविटी को एक्सपैंड करे, उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। इंडिया में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटा देना, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज को एंड कर देना, सब्सिडीज रिड्यूस करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करना, ऑल इन ब्रॉडर सेंस प्राइवेटाइजेशन के अंडर आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्लोजली कनेक्टेड हैं। लिबरलाइजेशन डायरेक्शन देता है, मार्केट डोमिनेंस की तरफ मूवमेंट, और प्राइवेटाइजेशन वो प्रैक्टिकल पाथ देता है जहां प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाकर स्टेट की रोल को रिड्यूस किया जाता है। बेसिकली एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन्स द मार्केट रिफॉर्म्स का रूट बन जाता है। ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स का तीसरा कंपोनेंट है जिसे मेनली इकोनॉमिक सेंस में समझा जाता है, ऑल्दो इसका पॉलिटिकल और कल्चरल इंपैक्ट भी होता है। जब कंट्रीज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्लोज के थ्रू इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इसका इफेक्ट सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है। ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब है कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बढ़ना। मॉडर्न नेशंस एग्जिस्ट करने से बहुत पहले भी वर्ल्ड ने ग्लोबलाइजेशन के वेव्स देखे थे। पहला मेजर वेव अराउंड 1800 स्टार्ट हुआ और 1930 तक चला, पर ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर्स ने इसे डिस्टर्ब कर दिया और कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स लगाकर ओपन इकोनॉमिक रिलेशन से बैक ऑफ कर लिया। 1980s की मिड तक ग्लोबलाइजेशन टर्म फिर से पॉपुलर हो गया जब ओईसीडी ने इसे रीडिफाइन और प्रमोट करना स्टार्ट किया। इनिशियली ओईसीडी ने ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के रूप में डिफाइन किया था जो मेंबर कंट्री कंपनीज करती थीं। बाद में स्पेशली यूरोग्वे राउंड ऑफ गैट डिस्कशंस के दौरान, जो फाइनली 1995 में डब्ल्यूटीओ बनने पर कंक्लूड हुआ, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन एक्सपैंड हुई। 1995 तक ओईसीडी ने ग्लोबलाइजेशन को ऑफिशियली डिफाइन किया, एक ऐसे शिफ्ट के रूप में जहां सेपरेट नेशनल इकोनॉमीज ग्रेजुअली एक ग्लोबल इकोनॉमी में मर्ज हो रहे हों, जहां प्रोडक्शन इंटरनेशनलाइज्ड हो और फाइनेंशियल कैपिटल फ्रीली और इंस्टेंटली कंट्रीज के बीच मूव कर सके। डब्ल्यूटीओ के लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब है गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर का अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के लिए इसका इंप्लीकेशन ये है कि धीरे धीरे फॉरेन और डोमेस्टिक गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। टाइम के साथ वर्ल्ड एक फ्लैट और लेवल प्लेइंग फील्ड बनने की डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेशनल बाउंड्रीज का रूल काफी कम हो जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के ग्लोबलाइजेशन पर डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट की पावर को वीकन करता है क्योंकि सिटीजन्स को इफेक्ट करने वाले डिसीजंस इंक्रीजिंगली ग्लोबल फोर्सेस के हाथ में चले जाते हैं। दूसरे बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ लोकल, नेशनल और ग्लोबल इवेंट्स को ज़्यादा इंटरकनेक्टेड करता है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डीप और वाइड बनाता है, बिना ज़रूरी तौर पर स्टेट को वीकन किए।
इंडिया 1995 में डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर बना, जिसका मतलब था कि उसे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करना ही था। लेकिन इंडिया 1991 रिफॉर्म स्टार्ट होते ही इस डायरेक्शन में मूव कर चुका था। डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली फॉर्म होने से पहले ही ग्लोबलाइजेशन मिड 1980s तक ग्लोबल रियलिटी बन चुका था। क्योंकि पावरफुल वेस्टर्न इकोनॉमीज गैट के थ्रू इसे एग्रेसिवली पुश कर रही थीं, इंडिया के लिए 1991 तक ग्लोबलाइजेशन अनअवॉइडेबल हो चुका था। कंट्री को ग्लोबल चेंजेस का रिस्पॉन्स देना ही था और अपनी इकोनॉमी को अलाइन करना ही था। जब इन तीनों प्रोसेसेस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को साथ में देखा जाता है तो ये 1991 से इंडिया की रिफॉर्म स्ट्रैटेजी का कोर बनते हैं। लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को मार्केट्स की तरफ पुश करता है, प्राइवेटाइजेशन वो मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मार्केट स्ट्रेंथन होते हैं, और ग्लोबलाइजेशन वो ग्लोबल एनवायरनमेंट है जिसमें इंडिया इंटीग्रेट होता है। तीनों मिलकर इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नेचर, पाथ और फाइनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी राह बन जाती है जिसके थ्रू रिफॉर्म्स आगे बढ़ते हैं, जबकि ग्लोबलाइजेशन वो लॉन्ग टर्म गोल बन जाता है जिसे रिफॉर्म्स अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं। इंडिया की ग्लोबलाइजेशन की अपनी समझ भी वेलफेयर स्टेट की सोच से डीपली इन्फ्लुएंस रही है और आज भी पब्लिक पॉलिसी पर इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखाई देता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डेवलप्ड कंट्री समेत अब इंक्रीजिंगली ये मानने लगी है कि ग्लोबलाइजेशन तभी मीनिंगफुल माना जा सकता है जब वो दुनिया के गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करे। अगर ग्लोबलाइजेशन के सक्सेसफुल होने के बाद भी दुनिया की लगभग 1/5 हिस्सा पॉपुलेशन गरीबी में ही रहे, तो क्या इसे सच में डेवलपमेंट कहा जा सकता है? समय के साथ गवर्नमेंट्स ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलग अलग जनरेशन्स का कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू किया। दो 1991 में रिफॉर्म स्टार्ट होते वक्त ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो फोर्थ जनरेशन का आइडिया भी सजेस्ट किया, ऑल्दो इंडिया ने सिर्फ तीसरी जनरेशन तक ही अनाउंस किया है। इन जनरेशन्स को समझना जरूरी है ताकि रिफॉर्म प्रोसेस का एवोल्यूशन क्लियरली समझ आए। 1991 से 2000 के बीच जो रिफॉर्म्स हुए उन्हें बाद में फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कहा गया। ये रिफॉर्म्स 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कई इकोनॉमिक सर्विस पर बेस्ड थे। इनका बेसिक डायरेक्शन था गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करना और इकोनॉमी को मार्केट प्रिंसिपल्स की तरफ शिफ्ट करना। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिमूव की गई, एमआरटीपी लिमिट्स अबॉलिश किए गए, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिगेशंस खत्म हुए, एनवायरमेंटल रूल सिंप्लीफाई हुए और रिजर्वेशंस रिमूव किए गए। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का फोकस पीएसयूज एफिशिएंसी इंप्रूव करना, कुछ को कॉर्पोरेटाइज करना और माइनॉरिटी शेयर्स के टोकन डिसइन्वेस्टमेंट से थोड़ा प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ करना था। एक्सटर्नल सेक्टर में क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अडॉप्ट हुआ, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अचीव हुई, कैपिटल अकाउंट रिफॉर्म्स ग्रेजुअली शुरू हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ हुआ और रिस्ट्रिक्टिव फेरा को लिबरल फीमा से रिप्लेस कर दिया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और कैपिटल मार्केट्स में रिफॉर्म्स आए। टैक्स रिफॉर्म्स का फोकस सिंप्लीफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, ब्रॉड बेसिंग और इवेजन रिड्यूस करने पर था। इन सब चेंजेस ने इंडिया को कमांड इकोनॉमी से मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, जहां डोमेस्टिक और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर की रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली थी। लेकिन 1990s के एंड तक ये क्लियर हो गया कि पहली जनरेशन के रिफॉर्म्स डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे और एक नए राउंड ऑफ डीपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। इससे 2000-2001 में सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स शुरू हुए। ये रिफॉर्म ज्यादा डेलिकेट थे और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट डिमांड करते थे। एक मेजर कंपोनेंट था फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स, जिसका एम था एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को डिसमेंटल करना, जिसके अंडर पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, शुगर और ड्रग्स जैसे गुड्स की प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी। प्राइवेट कंपनीज इन गुड्स को प्रोड्यूस करते हुए भी मार्केट प्राइसेस पर नहीं बेच सकते थे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती थी, एक्सपेंशन डिस्करेज होता था और डिमांड सप्लाई गैप्स क्रिएट होते थे। आइडिया था कि इन गुड्स को पूरी तरह मार्केट सिस्टम में लाया जाए। टाइम के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केरोसिन और एलपीजी को छोड़कर एपीएम से बाहर आ गए। फर्टिलाइजर्स में सिर्फ यूरिया ही कंट्रोल्ड प्राइस पर रहा। टैक्स पेइंग फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड शुगर मिलना बंद हुआ और कई ड्रग्स को भी ग्रेजुअली फ्री कर दिया गया। पेट्रोलियम सेक्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हुआ और लेवी शुगर जैसे ऑब्लिगेशंस रिमूव हुए। फिर भी फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट रहे, क्योंकि एसेंशियल गुड्स पर सब्सिडीज रिड्यूस करना एक सेंसिटिव सोशल पॉलिटिकल इशू है, जहां बहुत लोगों के पास प्योर मार्केट प्राइसेस पे करने की परचेजिंग पावर नहीं होती है। सेकेंड जनरेशन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में पीएसयूज को ग्रेटर ऑटोनॉमी देना, कैपिटल मार्केट्स तक ईजियर एक्सेस अलाउ करना, इंटरनेशनल टाइप्स परमिट करना, न्यू वेंचर स्टार्ट करने की फ्रीडम देना और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करना शामिल था, जिसमें कुछ पीएसयूज की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की गई, जैसे बाल्को और मॉडर्न फूड्स के केसेस में। लेटर 2004 में नई गवर्नमेंट के आने पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रोक दिया गया। इस जनरेशन में गवर्नमेंट फंक्शनिंग और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी मेजर रिफॉर्म्स आए। एम था गवर्नमेंट की रोल को कंट्रोलिंग से फैसिलिटेटिंग में ट्रांसफॉर्म करना, एसेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ मूव करना।
लीगल रिफॉर्म्स भी एक्सपैंड हुए, आउटडेटेड और कॉन्ट्रडिक्टरी लॉज रिमूव किए गए, आईपीसी और सीआरपीसी रिफॉर्म्स परस्यू किए गए, लेबर और कंपनी लॉज अपडेट हुए, साइबर सिक्योरिटी जैसे नए एरियाज में नए लॉज लाए गए, क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे पावर, रोड्स, टेलीकॉम, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर भी फोकस की जरूरत थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ये एसेंशियल थे। कुछ एरियाज फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स के साथ ओवरलैप करते थे, जबकि कुछ ने नए डायमेंशंस ऐड किए जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग, एग्रीकल्चर आर&डी, इरिगेशन और इंक्लूसिव सोशल सर्विसेज जैसी एजुकेशन और हेल्थ। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि स्टेट्स को सेंट्रल रोल देना। पहली बार रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पर एक्सपेक्ट किया गया, जबकि सेंटर ने सपोर्टिव रोल प्ले किया। फिस्कल कंसोलिडेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली एफआरबीएम एक्ट के थ्रू, और स्टेट्स ने भी अपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्स पास किए। टैक्स रिफॉर्म्स ग्रेजुअली स्टेट्स को ज़्यादा फिस्कल स्पेस देने के फेवर में गए, और फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन ने रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस में स्टेट्स की नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू किया। रिजल्ट ये हुआ कि 2007-2008 में स्टेट्स कलेक्टिवली नेट रेवेन्यू सरप्लस अचीव कर गए। सोशल सेक्टर्स, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन को भी हायर बजट्स और प्रोग्राम मॉनिटरिंग मिले। इन रिफॉर्म्स के आउटकम्स मिक्स रहे, लेकिन ये रिफॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स में कंटिन्यू होते रहे। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स 10th 5 ईयर प्लान यानी 2002-2007 के टाइम अनाउंस किए गए। इस जनरेशन का फोकस था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली फंक्शन करवाना, ताकि रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स ग्रास रूट्स तक पहुंच सकें। डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनली 1990s में ही प्रोवाइड हो चुकी थी, लेकिन अर्ली 2000s में ही गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की रियल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। जब तक मासेस को एक्टिवली डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं बन सकती। 11th प्लान ने भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर स्ट्रांग एम्फेसिस दिया। इन सब प्रोग्रेस के बाद भी इंडिया का रिफॉर्म प्रोसेस स्लो रहा, कभी कभी रिवर्स हुआ और कोई मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं हुआ। कोएलिशन गवर्नमेंट्स और डिफरेंट स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज कभी स्ट्रांग कंसेंसस नहीं बना पाई। ये इंडिया की कॉम्प्लेक्स और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। इस अप्रोच ने सोशल अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी से बचाया, लेकिन इकोनॉमी की पोटेंशियल स्पीड को लिमिट कर दिया, जिससे फास्टर रिजल्ट्स मिल सकते थे अगर पॉलिटिकल कंसेंसस स्ट्रांग होता तो। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स अपना फुल पोटेंशियल डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि इकोनॉमी को उन रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत थी जो इंडिया ने एक डेकेड बाद यानी सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में शुरू किए। उसी तरह अर्ली रिफॉर्म्स के जो बेनिफिट्स आए वो इंक्लूसिव नहीं बन पाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंक्लूजन ओरिएंटेड पब्लिक पॉलिसीज यानी थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स बाद में आए। इस वजह से रिफॉर्म्स को लेकर कुछ डिसअपॉइंटमेंट बनी रही और गवर्नमेंट्स को उनके कंटिन्यूएशन के लिए पब्लिक सपोर्ट मिलना मुश्किल हो गया। इसके कॉन्ट्रास्ट में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज ने स्टॉप एंड गो अप्रोच फॉलो किया, जहां गवर्नमेंट्स पहले सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते थे, फिर फेवरेबल एनवायरनमेंट के प्री रिक्विजिट्स आइडेंटिफाई करते थे और फिर दोनों रिफॉर्म्स एक साथ इंप्लीमेंट करते थे। उन्होंने फास्टर इकोनॉमिक आउटकम्स अचीव किए, दो पॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा लिए, लेकिन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में उन्होंने इनफ पब्लिक सपोर्ट बिल्ड कर लिया। ग्लोबली रिफॉर्म प्रोसेस 1980s के मिड में ही वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में शुरू हो गया था। वॉशिंगटन कंसेंसस इन्फ्लुएंशियल बनने के बाद ऐसे रिफॉर्म्स दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में अडॉप्ट किए गए। टाइम के साथ इकोनॉमिस्ट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कंट्रीज को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, जो ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच फॉलो करने वाले और स्टॉप एंड गो अप्रोच फॉलो करने वाले। इंडिया के 1991 रिफॉर्म्स को ग्रेजुअलिस्ट या इंक्रीमेंटल माना जाता है, स्लो स्टेप्स, स्मॉल चेंजेस, ओकेजनल पॉजेज और लिमिटेड रिवर्सल्स। ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अपनी प्लूरलिज्म और कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से नेचुरली कॉशियस तरीके से मूव करता है। ऐसे अप्रोच से सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइड हुआ, लेकिन पोटेंशियल इकोनॉमिक गेन स्लो हो गए। आखिर में 2002 के अर्ली पीरियड में कुछ एक्सपर्ट्स ने फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स का आइडिया कॉइन किया, दो ये कभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। इन रिफॉर्म्स को ऐसे एनविजन किया गया जहां इंडिया फुली आईटी इनेबल्ड बन जाए और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हुए पैरेलल डेवलप हों।